नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की एक नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अगर किसी दिन किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर 2-3 अखबारों में अच्छे लेख या एडिटोरियल्स आए हैं तो हम उन्हें एक साथ लेकर एनालाइज करेंगे। इस प्रोग्राम में हम मुख्यतः 3 चीजों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस से लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना। और तीसरा, उन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है या जो एडिटोरियल को समझने के लिए जरूरी है। मेरा नाम दीपशिखा है और मैं दृष्टि आईएएस में सीनियर एडिटर हूँ। कोशिश रहेगी कि पूरा प्रोग्राम हिंदी में हो, लेकिन टेक्निकल शब्दों का प्रयोग प्राय अंग्रेजी में ही किया जाएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी बढ़ोतरी हो। अगर आपको कोई शब्द समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ऑडियंस में से ही कोई आपको उस शब्द का हिंदी सब्स्टिट्यूट बता देगा। बीच बीच में ये भूमिका हमारी टीम भी निभाती रहेगी। आशा है आप सभी को दृष्टि आईएएस की ये पहल पसंद आएगी। अपने सुझाव एवं राय जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल द हिंदू अखबार में स्लो रिलीज नामक शीर्षक से लिया गया है और ये जैसे देश में इस टाइम सरकार ने लॉकडाउन 3.0 लागू कर दिया है उसके बारे में बात करता है, जो कि 4 मई से शुरू हो चुका है और 17 मई तक रहेगा। यूपीएससी सिलेबस से लिंक देख लेते हैं। GS2 के अंतर्गत आप इसे इश्यूज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स पे लिंक कर सकते हो और GS3 के अंतर्गत आप इसे डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक कर सकते हो, क्योंकि कोविड-19 को सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही डील कर रही है। की पॉइंट्स में एडिटोरियल बात करता है कि केंद्र सरकार ने 4 मई से जो देशव्यापी लॉकडाउन 3.0 स्टार्ट किया है उसके बारे में, जिसे 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खतरे से बाहर हो गए हैं या वायरस जो है वो खत्म हो चुका है, जबकि अत्यधिक संक्रामक वायरस अभी भी समाप्त नहीं हुआ है और आगे के 70 राज्यों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इस वक्त अब लोग घर से निकलना शुरू कर चुके होंगे और वायरस अभी भी अपनी संक्रामक स्थिति में बना हुआ है और ऐसे में संक्रमण बढ़ने के आसार होंगे। ऐसे में राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि मृत्यु दर है वो कम से कम रहे और नए मामलों की जो उच्चतम सीमा है वो भी नियंत्रण में रहे, जिससे हमें इसके आगे इसे डील करने में दिक्कत ना हो और ये जो पुराना लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 जो रहा है उसके जितने भी हमें फायदे हुए हों वो नुकसान ना बन जाए वापस। कंटेनमेंट जोन के अलावा सरकार ने 3 जोन्स में पूरे भारत को डिवाइड किया है, जो कि है रेड, ऑरेंज और ग्रीन, जैसा आपको पता होगा। और ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन से जोन में कितनी डिग्री का संक्रमण है और कितना मृत्यु दर है, उस पे बेस करके ये जोन्स डिसाइड किए हैं, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। यहाँ पे केरल की जो सरकार है उन्होंने ग्रीन जोन में भी इस वक्त भी कुछ नियंत्रण बनाए रखा है, जबकि बाकी सारे जो जोन्स हैं देश भर में वहां पे ग्रीन जोन में ठीक ठाक रियायत दी गई है। सरकार ने ये रिलैक्सेशन या रियायत क्यों दी है सब जगह और इस तरह के जोन्स क्यों डिसाइड किए हैं, उसकी मुख्य वजह है कि हमें आजीविका और जीवन का संतुलन बनाना भी बहुत आवश्यक है। हम हमेशा लॉकडाउन में नहीं रह सकते जब तक कि वायरस पूरी तरह समाप्त ना हो जाए, इससे आजीविका पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। इसीलिए सुरक्षा उपायों के तहत सुरक्षा उपायों को वैसे ही बना के रखते हुए हमें आर्थिक गतिविधियों की अनुमति देना अपरिहार्य था सरकार के लिए। हालांकि गृह मंत्रालय ने जो निर्देश दिए हैं उसमें उच्च स्तर के नागरिक सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अगर हम और आप अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो, क्योंकि अभी भी वायरस जो है कोरोना वायरस वो वैसा ही बना हुआ है और अगर हमने भी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा तो ये जो भी मामले अभी तक इंडिया में कंट्रोल रहे हैं वो बहुत तेजी से ऊपर उठेंगे और हमारा जो देश है वो पिछले कुछ दिनों से जो लॉकडाउन में रहा था वो सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए डेथ रेट यानी मृत्यु दर जो है और जो इन्फेक्शन रेट है या नए केसेस की जो रेट है वो कंट्रोल रहे, इसके लिए सरकार ने जो रियायत दी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सेफ्टी पे पूरा ध्यान रखना है। यहाँ पे सरकार ने वायु, रेल, अंतरराज्य परिवहन और शहरी सार्वजनिक परिवहन पे अभी भी रोक लगा के रखी है, यहाँ पे कोई रियायत नहीं मिली है। इसके अलावा सामूहिक समारोह जैसे शादी हो गई या किसी भी तरीके का आयोजन हो गया, मनोरंजन स्थल जैसे मॉल्स हो गए, सिनेमा हो गए, जिम्स हो गए, ये सारे जो भीड़ के प्रमुख स्रोत होते हैं इन सब पे अभी भी रोक लगा के रखी है। इससे फिर भी थोड़ा नियंत्रण बना रहेगा इन्फेक्शन बढ़ने में।
लेकिन निजी वाहन और टैक्सी में जो अनुमति दी गई है यात्रियों की संख्या पर प्रतिबंध लगाते हुए उनका सख्त पालन होना जरूरी है। उद्योग कर्मियों के लिए भी सरकार ने कुछ प्रोटोकॉल बनाए हैं जिसके तहत ही वो काम कर सकते हैं, और हम अपने अगर ये सारी जो निर्देश है सरकार के उसका पालन नहीं किया तो ये रिलैक्सेशन में भी सख्ती आ जाएगी फ्यूचर में, और वायरस से जो संक्रमण का खतरा है वो भी बढ़ जाएगा। कुछ इसेंशियल सर्विसेज पहले से भी अलाउड थी, उसके अलावा ओपीडी अलाउ कर दी है क्लिनिक्स में। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी वो मरीज अब क्लिनिक पे जा सकते हैं जिन्हें सिर्फ डॉक्टर को दिखाना होता है, परामर्श लेना होता है, उन्हें एडमिट नहीं होना होता है, उसको ओपीडी कहते हैं। तो ओपीडी को पुनः खोलने की अनुमति दे दी गई है सुरक्षा उपायों के साथ, और प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियंस जो बाकी तरीके के होते हैं उनको भी अनुमति मिल गई है। राज्य सरकार जो भी हैं उनको कैसे दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा जहाँ पे वो अपने ही नागरिकों से पूछें कि वो और क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और हमारी इकोनॉमी भी ठीक से चलती रहे। और यहाँ पे नागरिकों के साथ एक स्पष्ट संवाद बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी के लिए लोगों के मन में जो भी भय है कोरोना को लेके, उसके लिए किसी भी तरीके का अगर स्टिग्मा है उसके लिए, और सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अच्छे से पालन हो उनका सेफ्टी के मद्देनजर। इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार निरंतर नागरिकों के साथ संवाद बनाए रखे। हम जिस स्टेज पे इस वक्त खड़े हैं उसमें रोकथाम ही एकमात्र इलाज है, जैसा एडिटोरियल कह रहा है, क्योंकि चिकित्सा उपायों की अभी भी अनुपस्थिति है, अभी भी कोई कारगर हमारे पास उपाय नहीं आया है कोविड-19 के अगेंस्ट। इसीलिए हम सिर्फ प्रिकॉशंस के तहत ही अपना बचाव कर सकते हैं, इसके अलावा इस वक्त और कोई इलाज नहीं है। इसमें हमें फेस मास्क का निरंतर प्रयोग, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है, और ये सारी सावधानियां लगातार बरतनी होंगी। इस तरह के उपायों का भारत में हालांकि अपेक्षाकृत देर से अपनाया गया था, स्पेशली सोशल डिस्टेंसिंग को। यहाँ तक कि शुरू में विधानसभाएं भी स्थगित नहीं की गई थी और सार्वजनिक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध अपनाने में थोड़ा विलंब हुआ था, लेकिन अब हम इस जगह पे हैं जहाँ से हमें ये सारी सेफ्टी पूरे एहतियात के साथ बरतनी होगी। आगे एडिटोरियल प्रवासियों पे नजर डालता है और कहता है कि प्रवासियों के लिए ट्रेन द्वारा आने जाने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके लिए सरकार को 1 महीने से अधिक समय लगा है ये व्यवस्था करने में, और इस अंतरिम स्थिति में जो ये पिछला 1 महीना गुजरा है लॉकडाउन पीरियड, कई जो प्रवासी थे वो पैदल ही अपने घर की तरफ निकल गए थे, और इस कोशिश में काफ़ी जो श्रमिक थे वो मारे भी गए थे और बहुत ही बदहाल स्थिति रही थी। ये सब मद्देनजर रखते हुए फाइनली ट्रेन्स का अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने किया है, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और इसके लिए अब जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो गृह राज्य हैं प्रवासी मजदूरों के, उन गवर्नमेंट्स को तैयार रहना होगा उनको अकोमोडेट करने के लिए। इसके अलावा ये श्रमिक जब घर पहुंचेंगे तो उनके रहने की व्यवस्था, उनकी और जो ज़रूरतें हैं, बच्चों की शिक्षा, इसके उचित प्रावधान करने होंगे जिससे उनको और ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। ये सब कुछ आपको सेफ्टी के सारे जो नियम कानून है उसका पालन करते हुए करना होगा। ये ऐसा नहीं हुआ है कि बीमारी खत्म हो गई है, हम इस बात को भूल नहीं सकते। इसके अलावा पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों से भी कुछ प्रवासियों की तैयारी कर लेनी चाहिए राज्य सरकारों को, स्पेशली ऐसे स्टेट्स को जहाँ पे पश्चिम एशिया की तरफ, खाड़ी देशों की तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं, जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। ये सारे वो स्टेट्स हैं जहाँ से लोग मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया की तरफ ज़्यादा संख्या में प्रवासियों की तरह रहते हैं, तो उसके लिए भी सरकारों को कमर कसनी होगी। ये सारे जो कदम हैं ये श्रमिकों के लिए, प्रवासियों के लिए जो उठाने होंगे, ये कोविड-19 के अगेंस्ट जो भी हम स्टेप्स उठा रहे हैं उसके साथ उठाने हैं। आगे की राह में एडिटोरियल बताता है कि जो कोविड-19 के केसेस आए हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो बड़े शहरों की तरफ से आए हैं, अप्रत्याशित रूप से आए हैं बड़े शहरों की वजह से। उसका रीज़न जो है वो ये है कि इन शहरों में क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट्स भी आते हैं और वहाँ के खुद की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो घनत्व बहुत ज़्यादा है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है इन शहरों में। बड़े पैमाने पे प्रदूषण है क्योंकि साफ़ पानी नहीं है, साफ़ हवा नहीं है। उसके अलावा जो खराब स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जो व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी नहीं है। जितनी आबादी है उसके हिसाब से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत ही बदहाली की स्थिति में है। इसीलिए ये जो बड़े शहर हैं यही वो मेन रेड जोन है जो इस वक्त सरकार ने सबसे ज़्यादा केसेस की वजह से रेड जोन घोषित किए हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा संक्रमण क्लस्टर बनते जा रहे हैं।
इसके अलावा इन शहरों में यूजेबल कॉमन्स की जो व्यवस्था है वो भी बहुत हताश करने वाली है। यूजेबल कॉमन्स यानी वो चीज़ें जो हमें निरंतर यूज़ में लानी होती हैं और वो एक सार्वजनिक तौर पे उपलब्ध करानी चाहिए हर किसी को, जैसे कि टॉयलेट्स हो गए, बच्चों के लिए पार्क्स हो गए, या साफ पानी हो गया, या सबके लिए रहने की पर्याप्त जगह हो गई जो कि सेफ और हेल्दी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती है एक नियमित अच्छी ज़िंदगी के लिए। और सबसे ऊपर आता है इसमें टॉयलेट्स। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो स्लम एरियाज़ हैं इंडिया में, चाहे वो धारावी है चाहे दिल्ली के स्लम्स हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम टॉयलेट्स की है, क्योंकि एक कॉमन टॉयलेट बहुत सारे परिवार यूज़ कर रहे हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम हो जाता है और इस वजह से यहाँ पे संक्रमण की जो स्थिति है वो काफ़ी रफ्तार से है। और इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि वो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मुहैया करवाएं वहाँ के लोगों को। जनता के प्रति सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाते हुए सरकार का ये काम है कि वो जनता को समझाए कि ये जो लॉकडाउन में रियायत मिली है इस वक्त सरकार की तरफ से, उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी जो सामान्य स्थिति थी जीवन की कोरोना आने से पहले वो उसी तरह सामान्य जीवन हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें अभी भी अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है और हमें जो प्रिकॉशंस बोले गए हैं, चाहे वो मास्क यूज़ करना हो या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये लॉक की छूट का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे बीच है और इससे निपटने का दारोमदार अभी भी उतना ही हमारे ऊपर है जितना सरकार के ऊपर। इसीलिए सुरक्षित संयमित गतिविधि जो है उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। की कॉन्सेप्ट्स में देख लेते हैं। जैसा कि एडिटोरियल ने बात की, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में पूरे देश को डिवाइड कर दिया गया है। जो देश की सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 130 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो रेड जोन में हैं, 284 डिस्ट्रिक्ट्स ऑरेंज जोन में हैं और 319 डिस्ट्रिक्ट्स ग्रीन जोन में हैं। अगर आप ये मैप देखें तो ग्रीन जोन में 319 ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे या तो 0 केसेस आए हैं अब तक, या अभी तक कोई केस नहीं आया, या पिछले 21 दिनों में कोई नया केस नहीं आया है। रेड जोन वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्टिव केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और डबलिंग रेट जो है कंफर्म केसेस की वो बहुत स्पीड से हो रही है। डबलिंग रेट का मतलब होता है कि अगर आज 4 मई को आपके यहाँ 2 केसेस हैं तो ये कितने दिनों में बढ़कर 4 हो जाएंगे। अगर ये 7 दिनों में बढ़कर 4 होते हैं तो आपकी डबलिंग रेट 7 दिन है। अगर ये 3 दिन में बढ़कर 4 हो जाते हैं तो आपकी डबलिंग रेट 3 दिन है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड से ये बढ़ रहे हैं उसके मद्देनज़र रेड जोन में डिवाइड किया है। ऑरेंज जोन वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 284 जो ना रेड हैं और ना ग्रीन हैं। ये जो रिवाइज क्लासिफिकेशन दी है होम मिनिस्ट्री ने, ये किस बेसिस पे है? इंसिडेंट्स ऑफ केसेस, यानी कितने केसेस अभी तक आए हैं, एक्टिव केसेस कितने हैं, डबलिंग रेट क्या है जैसा मैंने अभी बताया, एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग क्या है, किस स्पीड से टेस्टिंग हो रही है इन जगहों पे, और सर्विलांस फीडबैक क्या है, यानी उनको फीडबैक क्या मिल रहा है कि लोग कितना इन चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं, कितना टेस्ट करवा रहे हैं, कितना क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जोनिंग की गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिल्ली जो है वो पूरा का पूरा रेड जोन में है अगर सारे बड़े स्टेट्स और यूटीज को एक साथ लेके चलें। उसके बाद नंबर आता है बंगाल और महाराष्ट्र का, और 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे 30% डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा रेड जोन में है। इस न्यू क्लासिफिकेशन के तहत मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं जितनी भी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, ये सारी की सारी रेड जोन्स में है। और ये क्यों हैं रेड जोन्स में इसका अंदाज़ा आप लगा चुके होंगे। हमने जो बात की थी कि वहाँ पे यूजेबल कॉमन्स की स्थिति खराब है, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं वो रेड जोन में है। अब ये जो लिस्ट है रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन की, इसे वीकली बेसिस पे रिवाइज किया जाएगा या उससे पहले भी, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा स्थिति रहती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इशू करती रहेगी रिवीजन डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत, क्योंकि इसी एक्ट के तहत हम सारे कदम उठा रहे हैं। प्रवासी मजदूर की बात कर लेते हैं। आउटसाइड इंडिया यानी देश के बाहर कितने प्रवासी मजदूर हैं, तो यूएनडेसा एक रिपोर्ट रिलीज करता है, इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का नाम आप याद रखना, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। तो ये एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएनडेसा।
यूएनडेसा जो है वो विदेशियों के ऊपर रिपोर्ट रिलीज करता है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स का टॉप सोर्स है, यानी सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर कोई माइग्रेंट्स रहते हैं बाकी देशों में तो वो भारतीय माइग्रेंट्स हैं, जो कि 6.4% है टोटल माइग्रेंट पॉपुलेशन का। इंडियन माइग्रेंट सबसे ज़्यादा कहाँ जाना पसंद करते हैं? सबसे पहले यूएई, उसके बाद यूएस और फिर सऊदी अरेबिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स कहाँ से आते हैं? तो वो 3 देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। ये याद रखना शायद उतना मुश्किल नहीं है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। हालांकि प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप यूएई और यूएस में कंफ्यूज मत होना, यूएई में सबसे ज़्यादा भारतीय माइग्रेंट्स हैं। इंटरनल माइग्रेशन यानी देश के अंदर जो माइग्रेशन है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2017 के अकॉर्डिंग 9 मिलियन माइग्रेंट्स हैं इंडिया में, लेबर माइग्रेंट्स। जो वर्कफोर्स में इनका जो शेयर है, वर्कफोर्स यानी जितना लोग कार्य कर रहे हैं इस वक्त इंडिया में, उसमें 17 से 29% जो है वो माइग्रेंट लेबरर्स हैं। सोर्स स्टेट्स यानी सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं माइग्रेंट्स, तो उत्तर प्रदेश और बिहार, जैसा कि आप लोग को पता होगा, वहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और वेस्ट बंगाल से। जाते कहाँ हैं या इन जगहों से आके दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरला। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन जाके रहने लगती है। सेक्टर वाइज अगर देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत बड़ा पूल जो है वो माइग्रेंट्स का है। इसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा है 40 मिलियन के करीब, फिर डोमेस्टिक वर्क में है 20 मिलियन के करीब और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है 11 मिलियन के करीब। यहाँ पे आप मेंस के लिए क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जिसमें आपसे माइग्रेंट लेबरर्स की स्थिति इंडिया में पूछी जा सकती है। वो उनको किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्या चैलेंजेस हैं उनके सामने, क्या इश्यूज़ हैं, क्या दिक्कतें हैं और सरकार उनके लिए क्या कर रही है या उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। ये सारे सवाल आपसे कोविड-19 जो परिस्थितियां बनी हैं उसकी वजह से और क्या बदलाव हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए पूछा जा सकता है।